हेलो नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल बायोलॉजी फॉर ऑल पर, और मैं हूं अनुपम मिश्रा। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं, ये टॉपिक है क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के जो स्कूल्स हैं जिनमें एनसीईआरटी का सिलेबस चलता है, उसमें क्लास 10th का इंग्लिश लिटरेचर का बुक है फर्स्ट फ्लाइट, और उस फर्स्ट फ्लाइट का एक पोएम है फॉर एन ग्रेगरी। तो आज हम इस पोएम के बारे में बात करेंगे, साथ ही जो पोइट हैं इसके W.B. यीट्स, उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, और ये पोएम किस बारे में थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद इस पोएम को पढ़ेंगे। साथ साथ इसके जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, और इसके साथ साथ कोई पोइटिक डिवाइस अगर इसमें यूज़ की गई है तो उसको भी हम समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो आज का जो चैप्टर है ये है फर्स्ट फ्लाइट, और पोएम का नाम है फॉर एन ग्रेगरी, क्लास 10th NCERT। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ आपका कोई सुझाव है इसके बारे में तो उस सुझाव से मुझे ज़रूर अवगत कराएं, इससे हमें आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर एन ग्रेगरी, ANNE ग्रेगरी, बाय विलियम बटलर ईस्ट। ये जो पोएम है विलियम बटलर ईस्ट, इनका शॉर्ट में नाम W.B. ईट्स भी आपको कहीं जगह पर लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा। तो पहले इस इन पोएम के जो पोइट हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। W.B. Yeats was an Irish poet and a nationalist. W.B. Yeats एक आयरलैंड में इनकी पैदाइश हुई थी, उनका जन्म हुआ था, और एंड ही वॉज अ नेशनलिस्ट। नेशनलिस्ट का मतलब राष्ट्रवादी थे। ही वॉज बोर्न इन डबलिन आयरलैंड, वो डबलिन आयरलैंड में उनका जन्म हुआ था। हिज आइडियाज एंड वर्क्स आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलीजियस एंड नेशनल टर्मोइल इन इंग्लैंड। आयरलैंड में जो भी राजनीतिक और धार्मिक उठापटक जिसको कहते हैं, जो चेंजेस हो रहे थे, जो परिवर्तन हो रहे थे, तो वो उनका प्रभाव उनके जो अपने थॉट्स हैं, उनके जो अपने आइडियाज़ हैं, साथ साथ जो उन्होंने पोइट्री लिखी है, जो पोएम्स लिखी है, उन पर बहुत ही गहरा प्रभाव इन सारी पोएम्स पर देखने को मिलता है। फोकलोर एंड मिस्टिसिज्म डोमिनेटेड हिज पोइट्री। इनकी पोइट्री की खास बात ये थी कि जो फोकलोर कहते हैं, जैसे ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोकल वहाँ के जो गीत होते हैं वो, एंड मिस्टिसिज्म का मतलब होता है रहस्यवाद। ये इनकी पोइट्री में बहुत हद तक ये दोनों चीज़ें बहुत हद तक डोमिनेट करती हैं। एंड ही वॉन नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1923। W.B. ईट्स को लिटरेचर यानी कि साहित्य में 1923 में नोबेल प्राइज़ मिला था। ही रोड एन इंट्रोडक्शन प्रोलॉग ऑफ गीतांजलि रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ये बहुत कम लोगों को पता है कि जब रविंद्रनाथ टैगोर ने जो गीतांजलि जो उनकी पोइट्री का कलेक्शन है, ओरिजिनली बांग्ला में उसको लिखा था, उसके बाद उन्होंने उसको ट्रांसलेट भी किया था इंग्लिश में, और उस गीतांजलि का जो इंट्रोडक्शन है, इसको यानी कि प्रोलॉग बोलते हैं, वो W.B. यीट्स ने लिखा था। और हम जैसा कि हम जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय हैं और साथ साथ पहले एशियन भी हैं जिनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला था, शायद 1911 या 12 में। द पोएम फॉर एन ग्रेगरी इज़ अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ यंग मैन एंड अ यंग वुमेन। According to the poet, most people love others just because they attract them physically. ये पोएम बेसिकली एक कॉन्वर्सेशन है। कॉन्वर्सेशन एक आपसी बातचीत है, या कह सकते हैं एक संवाद है। इसमें एक यंग मैन है, एक जवान लड़का है, एंड अ यंग वुमेन, और एक जवान स्त्री है। और पोएट के अनुसार होता क्या है असल में कि बहुत सारे लोग एक दूसरे से, या जो अपोजिट जेंडर के लोग हैं, उनसे सिर्फ इसलिए प्यार करते हैं कि क्योंकि वो उनकी तरफ फिजिकली अट्रैक्ट ज़्यादा हो जाते हैं। The color of their hair and skin is more important for them. अब लोग किस वजह से ज़्यादा दूसरों की तरफ आकर्षित होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि किसी खूबसूरत महिला के उनको बाल पसंद आते हैं, या स्किन का कलर उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। देन द रियल वर्च्यूज़ ऑफ द पर्सन, बजाय इसके कि वो ये जानने की कोशिश करें कि इस व्यक्ति के जो गुण हैं वो गुण कौन से हैं, अच्छे गुण हैं, उनकी वजह से उनको प्यार करना चाहिए, बजाय उसके तो लोग क्या करते हैं, किसी की अच्छा जो अपीयरेंस है, किसी के फीचर्स बहुत अच्छे हैं, स्किन का कलर बहुत अच्छा है, किसी के बाल बहुत अच्छे हैं, तो इन सब वजहों से लोग एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। तो पोइट क्या कहना चाह रहा है, द यंग वुमेन एन ग्रेगरी इज़ नॉट लाइक्ड और लव्ड फॉर हर इनर ब्यूटी और रेयर क्वालिटीज़ ऑफ हर हार्ट बट फॉर हर ब्यूटीफुल हेयर। पोइट इस पोएम में ये बताने की कोशिश कर रहा है, जो यंग वुमेन है जिसका नाम है एन ग्रेगरी, उसको लोग सिर्फ इसलिए प्यार नहीं करते कि उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, जो उसके गुण हैं अच्छे, जो सुंदरता है, जो मन की सुंदरता है, उसकी वजह से उसको प्रेम नहीं करते, बल्कि उसके जो हेयर हैं, बाल हैं, वो बहुत सुंदर हैं, और उन सुंदर बालों की वजह से लोग उससे प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। We should look for spiritual beauty before falling in love with a girl
एज फिजिकल ब्यूटी फेड्स अवे विद टाइम। जैसा कि सभी जानते हैं कि फिजिकल ब्यूटी है यानी कि शारीरिक जो सुंदरता है वो समय के साथ साथ धीरे धीरे कम होने लगती है और एक दिन डिमिनिश हो जाती है यानी कि ख़त्म हो जाती है। तो लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों को क्या करना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति की आप स्पिरिचुअल ब्यूटी देखें, उसकी मन की सुंदरता कितनी है, वो उसका मन कितना सुंदर है, बजाय इसके कि तन उसका कितना सुंदर है। क्योंकि फिजिकल ब्यूटी जो होती है, जो शारीरिक सुंदरता होती है, वो समय के साथ साथ कम होने लगती है और एक दिन धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। द फिजिकल ब्यूटी इज स्किन डीप, ओनली गॉड कैन लव पीपल फॉर देमसेल्व्स अलोन। जो फिजिकल ब्यूटी है यानी कि जो शारीरिक सुंदरता है, इट्स स्किन डीप, वो केवल स्किन का कलर है आपका। ओनली गॉड कैन लव पीपल फॉर देम सेल्व्स अलोन। लेकिन जो भगवान है, भगवान किसी भी व्यक्ति को उसके गुणों की वजह से पसंद करते हैं। भगवान उनके गुणों की वजह से उनको प्यार करते हैं, ना कि वो कितने खूबसूरत हैं या कितने सुंदर हैं या उनका अपीयरेंस कितना अच्छा है, इसलिए उनको प्रेम करते हैं। तो ये तो इस पोएम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एक तरीके का इंट्रोडक्शन है। पोएम पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसकी समरी की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इन टू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ड एट योर ईयर, लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। ये जो पोएम है, जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, दो लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन है, संवाद है। इसमें एक यंग मैन है और एक यंग वुमेन है। यंग वुमेन का नाम है एन ग्रेगरी। तो पोइट इसमें क्या कहता है कि नेवर शैल अ यंग मैन, किसी भी जवान व्यक्ति को, थ्रोन इन टू डिस्पेयर, ही शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड इन लव, यानी कि किसी भी व्यक्ति को प्यार में पड़कर निराश नहीं होना चाहिए। बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ड एट योर ईयर। देखिए रैम्पर्ट होता है, जैसे रैम्पर्ट होता है बेसिकली, अगर कोई आपने किला देखा होगा तो किले के बाहर बहुत ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती थी, उन दीवारों को बोलते हैं रैम्पर्ट। तो यहाँ पर रैम्पर्ट वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया कि एक स्त्री है जिसके बाल किस तरीके के हनी कलर्ड हैं। तो उसके बाल कैसे हैं? हनी के रंग के कलर किए हुए बाल हैं, और वो बाल ऊपर से लटक कर कानों के आसपास ऐसे नीचे की तरफ लटक रहे हैं जैसे जो महल होते थे, महल में चारों तरफ दीवारें, जो ऊंची ऊंची दीवारें होती थी, उनको रैम्पर्ट बोलते थे। तो पोएट कहता है कि नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इन टू डिस्पेयर, किसी भी व्यक्ति को प्रेम में पड़कर निराश नहीं होना चाहिए। किस वजह से? बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ट एट योर ईयर, जो किसी भी सुंदर स्त्री के जो बाल हैं, बाल किस तरीके के? हनी कलर्ड, हनी का जो कलर होता है, ब्राइट शाइनिंग येलो कलर होता है, वैसे उसके बाल हैं। तो उन बालों की तरफ आकर्षित नहीं होना चाहिए। लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, व्यक्ति को लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप से प्यार करे और व्यक्ति से प्यार करे, ना कि किसी की फिजिकल ब्यूटी की तरफ आकर्षित होकर उससे प्यार करने लगे। सो लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, नॉट योर येलो हेयर। तो येलो हेयर का मतलब क्या है? ये येलो हेयर किसी स्त्री की जो फिजिकल ब्यूटी है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको सिंबलाइज कर रहा है। बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, दैट यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर। ये जो लाइन है, ये जो पैराग्राफ है, दिस पैराग्राफ इज स्पोकन बाई एन ग्रेगरी। ये जो बात, ये पूरी बात कही गई इस पैराग्राफ में, इस स्टेंजा में, ये पूरा का पूरा किसने बोला है? ये एन ग्रेगरी बोल रही है। वो कहती क्या है? बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर, मैं अपने बालों को किसी भी कलर से रंग सकती हूँ, किसी भी तरीके की डाई जो अलग अलग कलर्स में आती है, ब्राउन कलर की हो सकती है, ब्लैक हो सकती है, या कैरेट का जो कलर हो सकता है, उनमें से कोई भी कलर चूज़ करके मैं अपने बालों को कलर कर सकती हूँ, अपने बालों को डाई कर सकती हूँ। दैट अ यंग मैन इन डिस्पेयर में लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर। और किसी भी व्यक्ति को अगर प्रेम करना है मुझसे, तो वो मेरी जो शारीरिक सुंदरता है या मेरे जो बालों का कलर है, वो ब्राउन, ब्लैक या कैरेट किसी भी कलर का हो सकता है, उसकी तरफ आकर्षित ना होके वो मुझे प्यार करे। यानी कि मेरी जो आंतरिक सुंदरता है और जो मेरे गुण हैं, वर्च्यूज़ हैं, जो मेरी क्वालिटीज़ हैं और जो मेरी इनर ब्यूटी है, जो आंतरिक सुंदरता है, उसके लिए मुझसे वो प्रेम करे। I heard an old religious man but yesterday night declare that he had found a text to prove that only God, my dear, would love you for yourself alone and not your yellow hair. अब पोइट कहता है कि मैंने एक ओल्ड रिलीजियस मैन, किसी एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति जो कि बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, उससे यस्टरडे नाइट यानी कि पिछली रात को मैंने उससे एक कुछ कहते हुए सुना। और वो क्या कह रहा था?
दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव, उसको एक पुराना कोई कोटेशन किसी बुक में उसने पढ़ा होगा, वो कहता है कि मुझे उस तरीके का एक पुराना कोटेशन उस व्यक्ति से सुनने को मिला, और वो क्या कोटेशन क्या कहता है कि दैट ओनली गॉड माई डियर कुड लव यू फॉर योर सेल्फ, केवल इस पूरी दुनिया में केवल भगवान ही है जो आपको आपकी जो आंतरिक सुंदरता है उसके लिए आपको प्यार कर सकते हैं, उसके लिए आपको प्रेम कर सकते हैं। और भगवान जो हैं यानी कि जो ऑल माइटी गॉड हैं वो आपकी शारीरिक सुंदरता के प्रति आकर्षित नहीं होते, आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, आपके जो वर्च्यूज़ हैं यानी कि जो आपके गुण हैं उन गुणों की तरफ आकर्षित होते हैं। इस नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में और बात कर लेते हैं। ये जो पोएम है, अगर बात की जाए इसके राइमिंग स्कीम की, भाई इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, तो नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ट एट योर ईयर। देखिए मैन और कलर्ड ये दोनों आपस में राइम नहीं कर रहे हैं, डिस्पेयर और ईयर आपस में राइम कर रहे हैं, और उसके बाद एलोन और हेयर ये भी आपस में राइम नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसको राइमिंग स्कीम इसको पढ़ के आप इसका राइमिंग स्कीम निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरी पोएम जो है इसके कितने पैराग्राफ हैं, इसके 3 पैराग्राफ हैं। अब इस पोएम की जो मेन पॉइंट्स हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसके मेन पॉइंट्स हैं जो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, तो इसका एक तरीके का ये पूरी पोएम का सारांश है, मेन पॉइंट्स हैं जो इसमें हाईलाइट किए गए हैं, उन पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। दिस पोएम इज एड्रेस टू ए यंग मैन एंड ए ब्यूटीफुल लेडी नेम्ड एन ग्रेगरी। जैसा कि मैंने बताया कि ये पोएम 2 लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन यानी कि बातचीत है या संवाद है, जिसमें एक यंग मैन है और एक ब्यूटीफुल लेडी, एक सुंदर लेडी है, महिला जिसका नाम है एन ग्रेगरी। हर हेयर आर हनी कलर्ड और ब्लॉन्ड, उसके बालों का रंग कैसा है, हनी कलर्ड, गोल्डन ब्राउन कलर है उसका, और बहुत ही शाइनिंग वाले बाल हैं उसके। एवरी यंग मैन लव्स दिस यंग लेडी जस्ट बिकॉज शी इज़ वेरी प्रिटी एंड अट्रैक्टिव। हर व्यक्ति इस महिला को प्रेम करना चाहता है या उस महिला से प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति उसकी जो शारीरिक सुंदरता है, और शारीरिक सुंदरता किस वजह से, उसके बाल बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है, और इस वजह से वो बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही उसका व्यक्तित्व जो है वो बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व है, उसकी वजह से लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, खींचे चले जाते हैं। हर हेयर फॉल ऑन हीयर्स लाइक द रैम्पर्ट सराउंडिंग अ फोर्ट और ए कैसल। ये हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि उसके जो बाल हैं वो उसके बाल उसके कानों पर ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे लटक रहे हैं, ऐसे गिरते हैं जैसे कि किसी किले के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं जो पूरे किले को चारों तरफ से घेरे रहती हैं। अकॉर्डिंग टू द पोइट नो यंग मैन वुड लाइक एन ग्रेगरी जस्ट फॉर हरसेल्फ एलोन। पोइट क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति, इस संसार का कोई भी व्यक्ति एन ग्रेगरी को उसके वास्तविक गुणों के आधार पर प्यार नहीं करता, बल्कि वो उसके वास्तविक गुण जो उसके इनर क्वालिटीज़ है उसकी तरफ आकर्षित ना होकर जो उसकी फिजिकल ब्यूटी है उसकी तरफ आकर्षित होता है। और फिजिकल ब्यूटी का सबसे बड़ा कारण क्या है कि उसके जो बाल हैं वो हनी कलर्ड हैं, गोल्डन शाइनिंग बाल हैं, जिसकी वजह से बहुत ही वो आकर्षक दिखाई पड़ती है। नो वन लुक्स एट हर इनर ब्यूटी एंड प्योरिटी ऑफ हर हार्ट। कोई भी जो उसकी इनर ब्यूटी, जैसा कि मैंने बताया, जो उसकी आंतरिक सुंदरता है, मन की सुंदरता है, और जिसकी प्योरिटी ऑफ हार्ट यानी कि जो हृदय की सुंदरता है, उसका हृदय जो बहुत ही साफ़ है, उसमें किसी तरीके का कोई छल कपट नहीं है, मन बिल्कुल साफ़ है, उसके लिए उस महिला को कोई प्यार करना नहीं चाहता। सभी लोग उसकी जो फिजिकल ब्यूटी है उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। हर फिजिकल ब्यूटी एंड हर ब्लॉन्ड हेयर आर मेन कॉज ऑफ हर अट्रैक्शन। उसकी जो फिजिकल ब्यूटी, शारीरिक सुंदरता है, और उसके जो ब्लॉन्ड हेयर है, ब्लॉन्ड का मतलब शाइनिंग येलो कलर वाले जो हेयर हैं, वो उसकी सुंदरता का सबसे बड़ा कारण है, सुंदरता का सबसे बड़ा मेन कॉज है। एन ग्रेगरी आंसर्स पोइट्स क्वेश्चन एंड सेज शी इज़ फ्री टू चूज एनी कलर फॉर हर हेयर। अब जैसा कि इसमें बताया, इसमें हमने पीछे बात की थी, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। इसमें वो कहती है, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर ब्राउन और ब्लैक और कैरेट दैट यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर। तो वो कहती है कि मैं, अगर आपको मेरी तरफ बालों की तरफ अगर आपको आकर्षित होना है तो मैं अपने बाल किसी भी कलर में रंग सकती हूँ। वो ब्राउन भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, कैरेट कलर का भी हो सकता है। शी कैन डाई हर हेयर विद एनी कलर वेदर ब्राउन, ब्लैक और कैरेट कलर। ये हमने अभी डिस्कस किया है कि वो कह रही है कि मैं अपने बालों को किसी भी रंग में कलर कर सकती हूँ। वो ब्राउन भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, कैरेट का कलर भी हो सकता है। एंड एनी यंग मैन फॉलिंग
in love with her should judge her on the basis of the virtues not for her outward appearance. वो कह रही है अपनी तरफ से, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसकी ओपिनियन क्या है, वो क्या कहना चाहती है. वो चाहती है कि कोई भी यंग मैन अगर मुझसे प्यार करना चाहता है तो वो मेरे गुणों की तरफ आकर्षित हो, जो मेरे आंतरिक गुण हैं, जो मेरे मन और मन की और हृदय की सुंदरता है, और उसकी वजह से कोई भी मुझे प्यार करे, ना सिर्फ इसलिए कि मैं बहुत सुंदर दिखती हूँ, क्योंकि मेरे जो बाल हैं वो कैसे हैं, शाइनिंग येलो कलर हैं. शी शुड बी लव्ड फॉर हर सेल्फ अलोन नॉट फॉर हर येलो हेयर. वो फिर से एक बार कहती है, इस बात को रीआइटरेट करती है कि उससे अगर कोई प्यार करे तो वो एन ग्रेगरी को एक इंसान के रूप में प्यार करे, और इंसान के रूप में जो उसकी क्वालिटीज़ हैं जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, एक तो उसका मन की सुंदरता और उसके हृदय की सुंदरता, उसके लिए उसको प्यार करे, ना कि इसलिए प्यार करे कि उसके बाल जो हैं बहुत खूबसूरत हैं. In the last stanza, the poet refers to a quote by a religious man which says it is beyond human capacity not to be loved by physical beauty. अब जो लास्ट stanza है जिसमें हमने बात की थी, जिसमें पोइट को एक रिलीजियस मैन, एक धार्मिक व्यक्ति मिलता है जो कि काफ़ी अनुभवी है, वो ये कहता है, क्या कहता है कि ये ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला की तरफ उसकी फिजिकल ब्यूटी की वजह से आकर्षित ना हो. यानी कि सभी लोग जो हैं किसी भी महिला की तरफ उसकी केवल बाहरी जो सुंदरता है उसको देखकर ही आकर्षित होते हैं. ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई भी व्यक्ति किसी महिला की बाहरी सुंदरता को देखकर आकर्षित ना हो. ह्यूमन बींग्स आर इजिली अट्रैक्टेड बाय द फिजिकल ब्यूटी एंड द येलो हेयर ऑफ अ वुमेन. जो इंसान है, जो खासकर मेल हैं, आदमी हैं, वो किसी भी स्त्री की जो बाहरी सुंदरता है, और खासकर अगर उसके बाल बहुत सुंदर हैं, तो उसकी तरफ बहुत ही जल्दी लोग आकर्षित हो जाते हैं. Only God has the ability to love someone for his spiritual beauty and purity of soul. केवल भगवान के अंदर ही ऐसी क्षमता है कि वो किसी भी व्यक्ति को उसकी बाहरी सुंदरता की वजह से नहीं, बल्कि जो उसकी स्पिरिचुअल ब्यूटी है और जो उसकी हृदय की और मन की सुंदरता है, उसकी वजह से भगवान उनको प्यार करते हैं. ऐसा सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं, इंसान ऐसा नहीं कर सकता. इंसान क्या है, इंसान किसी भी महिला की जो शारीरिक सुंदरता है उसकी तरफ ही आकर्षित होता है हमेशा. ह्यूमन आर इजिली टेम्पटेड टू द आउटवर्ड अपीयरेंस एंड येलो हेयर ऑफ अ यंग गर्ल. और जो ह्यूमन, खासकर जो मेल हैं, वो किसी भी लड़की की या किसी भी महिला की जो आउटवर्ड अपीयरेंस का मतलब जो बाहरी सुंदरता है, और खासकर उसके बाल अगर बहुत सुंदर हैं, तो उसकी तरफ बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं. तो ये था उस पोएम का पूरा सारांश, और पोएट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था. और ये जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, और साथ साथ इसमें एक दो पोएटिक डिवाइसेस जहाँ पर यूज़ की गए मैं भी आपको बता देता हूँ. जैसे सेकंड पैराग्राफ में अगर हम इस सेकंड लाइन को पढ़ें, बट आई कैन गेट हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर. देखिए, सेट सच, सा साउंड इज बीइंग रिपीटेड, सा साउंड जो है रिपीट हो रहा है. तो कहीं भी अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है या कॉन्सोनेंट रिपीट होता है किसी भी लाइन या किसी पैराग्राफ में, तो उस पोएटिक डिवाइस को बोलते हैं एलिटरेशन. ऑलराइट, ये जो लाइन जो मैंने ब्लू से हाईलाइट की है, इसमें भी एक पोएटिक डिवाइस है. मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन, मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन. यहाँ पर एम साउंड रिपीट हो रहा है बार बार. इसको मैंने ब्लू से ऑलरेडी हाईलाइट किया है, ये बताने के लिए कि इस लाइन में भी एक पोएटिक डिवाइस है जिसको बोलेंगे एलिटरेशन. क्या बोलेंगे? एलिटरेशन. ऑलराइट, तो इसमें दो पोएटिक डिवाइसेस हैं, और इस पोएम का जो पूरा एक्सप्लेनेशन है, साथ साथ इसका जो पोएट के बारे में है, और जो जितने भी मेन पॉइंट्स हैं समरी, वो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है. और अगर आपका कोई सुझाव है इस वीडियो के बारे में, कोई कमेंट है, आप शेयर करना चाहते हैं हमसे, तो ज़रूर कीजिए. जो लोग चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आपका दिन शुभ रहे. नमस्कार.